नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में बात आज खतरे की। खतरा इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट है जो खुफिया एजेंसी के जरिए उसके पास आई है और उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पहली बार प्रधानमंत्री को दक्षिणपंथी संगठनों से खतरा है। और इस बात का जिक्र इसमें बहुत साफ तौर पर किया गया है कि जिस तरीके से इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अलग अलग संगठन, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो या इसके अलावा जो भी संगठन थे, उनसे खतरा हुआ करता था, लेकिन पहली बार दक्षिणपंथी संगठनों से जान का खतरा है। इस बात का जिक्र किया गया है और इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जिस तरीके से गुजरात दंगों के आरोपियों को सजा मिल रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मुस्लिमों से मुलाकात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे दक्षिणपंथी संगठन का एक तबका खासा नाराज है और दक्षिणपंथी संगठनों से जान का खतरा है। यह रिपोर्ट इस मामले में कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है क्योंकि दक्षिणपंथी संगठनों को लेकर ही लगातार भारत की राजनीति में प्राइम मिनिस्टर मोदी के बनने के बाद से यह हंगामा मचता रहा है कि क्या वो वाकई दक्षिणपंथी संगठनों के एजेंडे को देश में चला रहे हैं। ये एक सवाल था, लेकिन ये रिपोर्ट बतलाती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस तरीके से डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर चले और उसके बाद उन्होंने 2-3 मौकों पर इस बात का जिक्र किया कि हर धर्म बराबर है, संविधान के तहत सबके अधिकार बराबर हैं, क्या उन चीज़ों से नाराज है। हालांकि खुद आरएसएस को जानने वाले लोग यहाँ पर बहुत साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर गीता बांटता हो, योग करता हो, उसमें किस तरीके से हर कोई तो खुशी होगा। लेकिन बावजूद इसके अगर ये रिपोर्ट इस रूप में बता रही है और खुद दिल्ली पुलिस के पास ये रिपोर्टर जो खुफिया एजेंसी के जरिए आई है, तो ये वाकई एक चौंकाने वाली स्थिति इस देश के भीतर भी है और एक मुश्किल स्थिति भी है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इससे पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी फेहरिस्त अगर देखें तो वो कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों का उसमें जिक्र था, उसमें इस बात का जिक्र था, आतंकवादी संगठनों का जिक्र था, इन सब का जिक्र लगातार होते रहा और उन सब के बीच अब अगर इस बात का जिक्र हो रहा है दक्षिणपंथी संगठन है, तो ये एक खतरे की घंटी कहीं बड़ी है। और खास तौर से तब जब प्रधानमंत्री मोदी के ज्यादातर ऐलान और ज्यादातर पहल सार्वजनिक तौर पर देश के भीतर हो रहे हैं और योगा हाल की परिस्थिति में सबसे नजदीक का कार्यक्रम है जिसमें खुले तौर पर वह राजपथ पर बैठे थे। ये एक मुश्किल सबब इसलिए भी है क्योंकि इस रिपोर्ट के भीतर के कुछ हिस्से यह भी बतलाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्थिति मौजूदा वक्त में है और उसमें जो उनकी नीतियों का ऐलान है, उसको लेकर भी कहीं एक गुस्सा है तबके के भीतर में। ये एक बड़ा सवाल हो रहा है। हालांकि इस पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया देने अभी तक सामने नहीं आया है और ये बतला दें कि दरअसल ये खुद रिपोर्ट जो है ये दिल्ली पुलिस के पास पहुंची हुई रिपोर्ट है जो खुफिया एजेंसी के जरिए आई है। इस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि और रिएक्शन जैसे जैसे आएंगे वो चलेंगे, लेकिन इन सब के भीतर एक सवाल और है। एक नई किताब वाजपेयी के एरा को लेकर आ रही है और उसको लिखने वाले रॉ के पूर्व चीफ हैं जो कि 1999 से 2000 तक थे और 2000 से 2004 तक वो अटल बिहारी वाजपेयी यानी प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के उस समय सलाहकार थे कश्मीर मसले को लेकर। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के वो उस वक्त में सदस्य हुआ करते थे। उनकी किताब दोबारा उन जख्मों को हरा कर रही है और दोबारा उन पन्नों को खोलने की कोशिश कर रही है जिसको लेकर इस देश के भीतर बड़ा विवाद रहा है। जब कंधार हाईजैक हुआ तब दुलत रॉ चीफ थे। जब गुजरात में दंगे हुए तब दुलत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य और कश्मीर मामलों पर प्रधानमंत्री वाजपेयी के सलाहकार थे। और अपनी किताब कश्मीर द वाजपेयी ईयर के जरिए दुलत ने उन्हीं पन्नों को खोला है जिससे वाजपेयी सबसे ज्यादा मुश्किल में आए। कंधार हाईजैक ने पहली बार देश की सरकार के सामने यह संकट खड़ा किया था कि 176 यात्रियों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों की रिहाई की जाए या ना की जाए। Well, let me say we goofed, but You mean the word goofed? You mean goofed? I mean goofed, yes. What was uppermost in everybody's mind? Nobody wanted to take a call. What was uppermost in everybody's mind was the security of those passengers. And so, instead of giving out clear, direct instructions to the Punjab police, which was in charge on the ground there, and to say that nobody was willing to say that this plane should never be allowed to leave Amritsar. That nobody said. लेकिन उस वक्त वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की माने तो उस वक्त कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। तो एक पॉलिटिकल डिसीजन था शुरू से कि जानों को बचाओ। भारतीय जो उसमें
कैद हैं उस प्लेन में, उनकी जान को बचाओ। जाहिर है दुलत बतौर रॉ चीफ उस वक्त एयर इंडिया के हाईजैक की कोई खुफिया जानकारी सरकार तक नहीं पहुंचा पाए थे, लेकिन 2000 में रिटायरमेंट के बाद वाजपेयी ने दुलत को कश्मीर मामलों पर अपना सलाहकार रख लिया। लेकिन दुलत ने अपनी किताब में गुजरात दंगों के उस मर्म को भी छुआ, जिसके बाद वाजपेयी को राजधर्म का जिक्र करना पड़ा। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म हम भी वही कर रहे हैं साहब। हालांकि उस वक्त बतौर गुजरात सीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा था हम भी राजधर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन पन्नों को पलटे तो राजधर्म पीछे छूटा था और तब कई नेताओं ने अपने अपने तरीके से इसका जिक्र भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश को 50 साल से भी ज्यादा सेवा दी है और उन्होंने देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कहेंगे कि नहीं अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जबकि सबका यही मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी हैज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। द ओनली ब्लॉट दे थिंक वाज नरेंद्र भाई एंड आई थॉट दैट नरेंद्र भाई हिमसेल्फ वुड स्टेप डाउन। चुनाव में गुजरात एक बड़ा मुद्दा था और मुसलमानों में कहीं न कहीं इस बात की टीस थी कि गुजरात में जो फसाद हुआ वो हमारे दौर में हुआ है और इस चुनाव में जो विकास के मुद्दे थे उस पर वो मुद्दा भारी पड़ रहा है। और दुलत ने अपनी किताब में 2004 में चुनाव में वाजपेयी की हार को 2002 के गुजरात दंगों से जोड़ा। अटल जी के पास गया था फेयरवेल कॉल करने, तो वो बड़े रिलैक्स्ड मूड में थे। तो मैंने कहा सर ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा इनको खुद नहीं मालूम क्या हो गया, मतलब कांग्रेस को नहीं मालूम कि ये कैसे जीत गए। तो उस दौरान बातों में फिर उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि शायद गुजरात में हमारे से गलती हुई। सो ऑब्वियसली वो चीज़ उनके जहन में थी। लेकिन वाजपेयी के मंत्रिमंडल के कद्दावर नेता यशवंत सिन्हा आज ये कहने से नहीं चूकते कि कुछ पन्नों को कभी खोलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम सब लोग जिन्होंने संवेदनशील पदों पर काम किया है, हमारे अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं और राज को राज ही रहने देना चाहिए। अगर हम लोग उसका खुलासा करने लगे तो फिर सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। जाहिर है ये ऐसे जख्म हैं जिन्हें बार बार कुरेदा जाता है और भारत की सियासत एक बार नए तरीके से सामने आ जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस की दोबारा उस रिपोर्ट पे जरा लौटते हैं जिसमें खुफिया एजेंसियों ने जो जिक्र किया है उसमें कई संगठनों का जिक्र किया है। पाकिस्तानी और कश्मीरी संगठनों से खतरे का जिक्र बार बार हुआ। इंडियन मुजाहिदीन से खतरा है, यानी दक्षिणपंथी संगठनों का जिक्र जो इस बार किया गया है उससे इतर अलग अलग संगठनों के ये नाम है। लश्कर ए तोयबा यह भी निशाने पर लिए हुए, जैश ए मोहम्मद यह भी निशाने पर लिए हुए है, हरकतुल मुजाहिदीन यह भी निशाने पर लिए हुए हैं, हरकतुल जिहाद इस्लाम इसने भी निशाने पर लिया हुआ है, तहरीक तालिबान इन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को निशाने पर लिया हुआ है, हिजबुल मुजाहिदीन यह भी निशाने पर लिए हुए हैं। लेकिन दक्षिणपंथी संगठनों का जिक्र पहली बार किया गया है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस देश के भीतर की जो पहचान जिस भी रूप में निकल कर आती है उसमें ये वाकई दक्षिणपंथी संगठनों के सामने भी सवाल होगा। अगर खुफिया रिपोर्ट यह है तो इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि इस दौर में एक मुश्किल सबब है और कहीं अब सुरक्षा दायरा बहुत कड़ा करने की जरूरत है। रिपोर्ट के कुछ हिस्से और आपको बताएंगे, लेकिन इन देश के भीतर एक स्थिति तो जरूर आई है, खासतौर से सोशल मीडिया में, जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर ने चिताया भी और बोला भी कि कम से कम अश्लील भाषा, उग्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सेल्फी को लेकर एक कमेंट एक कलाकार ने किया, उसके बाद उनको जितनी भी स्थिति हो सकती थी सोशल मीडिया के जरिए उन पे निशाने साधे गए। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक खुला खत लिखा। जरा सुनिए वो खुला खत क्या है। 28 जून की सुबह मैंने सेल्फी विद डॉटर अभियान पर अपनी राय जाहिर करने की गलती की थी। ध्यान रखें कि मेरी अपनी 11 महीने की बेटी है। जिस व्यक्ति को बदलाव का नया युग लाने वाला बताया जा रहा है, मैं उससे ऐसे तुच्छ सतही अभियानों की नहीं, कुछ ठोस करने की उम्मीद करती हूँ। इसके बाद मैंने इससे भी बड़ी गलती अपने विचार ट्विटर पर सार्वजनिक करके की और फिर मेरे खिलाफ नफरत भरे ट्वीट की सुनामी आ गई। मेरा एक कर चुकाने वाले भारतीय नागरिक का इस देश की नीतियों पर टिप्पणी करने का क्या कोई अधिकार नहीं है? मुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। महिलाओं और पुरुषों ने एक समान रूप से मेरे बारे में भद्दी से भद्दी बातें कही। मेरा किसी की बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में
और सबसे महत्वपूर्ण, एक महिला के रूप में जो भी सम्मान है वो छीन लिया। जो पुरुष कुछ मिनट पहले अपनी बेटियों के साथ सेल्फी पोस्ट कर रहे थे, वो अगले ही पल मेरे बारे में अपमानजनक बातें कह रहे थे। मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे अपने असली पिता का नाम पता है या नहीं। महिलाएं जिन्हें एक दूसरे को सशक्त करना चाहिए, मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं वैश्या हूं और क्या मैं अपनी बेटी को भी वैश्या बनाना चाहती हूं, और क्या मैं प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल कर अपने नाकाम करियर में दोबारा जान फूंकना चाहती हूं। तो सवाल यह है कि अपनी बेटियों के साथ सेल्फी लेने से क्या होगा, जब आप खुद ही उनके पलने बढ़ने के लिए जहरीला माहौल बना रहे हैं। जहां तक हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री का सवाल है, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि प्रिय सर, अगर आप सच में महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आप अपने नाम से ऐसे नफरत फैलाए जाने की आलोचना करें। मुझे खेद है कि मैंने प्रतिक्रियाओं के बाद अपनी शुरुआती ट्वीट डिलीट कर दी, लेकिन मैंने जो कहा मैं उस पर अडिग हूं और दोहराती हूं कि सेल्फी से बदलाव नहीं आता है, सुधारों से आता है। तो इस बात का जिक्र किया गया है, श्रुति सेठ के जरिए खुला पत्र लिखा गया है, लेकिन जो जानकारी मिली उनके जरिए, उनके पास अब भी लगातार ट्वीट पर और फेसबुक पे लगातार इस तरीके से सुनामी आना जारी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले ही मुलाकात की थी करीबन 120 वैसे लोगों से जो जुड़े हुए हैं उनके साथ। जुड़े हुए साथ मतलब उनके अकाउंट पे आते हैं, रिएक्शन देते हैं। उन्होंने कहा दोस्तों, भाषा और व्यवहार पर संयम रखिए, उचित शब्दों का इस्तेमाल कर हम अपनी बात अच्छी तरह कह सकते हैं। अगर मेरे लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी अपशब्दों को छापा जाए तो इतना कागज इकट्ठा हो जाएगा कि ताजमहल ढका जा सकेगा। और उन्होंने कहा था कि कम से कम अपशब्द इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। और इन सब के बीच हम अगली रिपोर्ट पर जाएं उससे पहले फिर एक बार बताएं कि दरअसल दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्ट है, जो खुफिया एजेंसियों के जरिए उन्हें मिली गई है, उसमें इस बात का बहुत साफ तौर पर जिक्र है। उसमें फंडामेंटल्स एलिमेंट्स के साथ साथ पहली बार कट्टरपंथी दक्षिणपंथी संगठनों का जिक्र है। किसी संगठन का नाम उसमें खास तौर से नहीं लिया गया है, लेकिन कट्टरपंथी दक्षिणपंथी संगठन राइटिस्ट विंग का जिक्र है। और ये राइटिस्ट विंग का मतलब अगर मनमोहन सिंह सरकार के दौर में चले जाइएगा तो उसके निशाने पर जाहिर था। उस दौर में चाहे वो हिंदू महासभा का जिक्र होता हो, आरएसएस का जिक्र होता हो, लेकिन यहां पर सिर्फ राइटिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी दक्षिणपंथी संगठनों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। और इन सब के बीच एक सवाल यह भी होता है कि वाकई सिनेमा समाज का अगर आईना है तो फिर जो समाज के आईने के तौर पर स्क्रिप्ट लिखते हैं, अदाकारी करते हैं, उन सब के भीतर आक्रोश किस रूप में फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे को लेकर है, जो आज चलते चलते दिल्ली पहुंच गया। इसके मतलब क्या है? यानी उस वक्त पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के छात्रों ने राजनीति का कघरा पर्दे पर पढ़ा, लेकिन आज के छात्र राजनीति के मिजाज को सड़क पर उतर कर समझ रहे हैं। बीते 12 जून से FTTI में पढ़ाई ठप पड़ी है और छात्रों का विरोध पुणे की सड़क से मुंबई होते हुए दिल्ली के सियासी गलियारे तक आ पहुंचा है। छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज सूचना प्रसारण मंत्रालय के बाहर भी प्रदर्शन किया। फिल्म इंस्टीट्यूट के छात्रों में गुस्सा है कि जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने और पढ़ाने वालों ने भारतीय सिनेमा में जबरदस्त योगदान दिया, वहां चेयरमैन पद पर ऐसे शख्स की नियुक्ति कर दी गई जिनका योगदान फिल्मों से ज्यादा बीजेपी के प्रचार में बीता, चुनाव लड़ने में बीता। We haven't received a satisfactory reply from the like a very clear, clarified reply from the ministry. But Jaitley sir was very considerate, very positive. He has given us a lot of assurances regarding the future of the institution. यानी FTTI चेयरमैन की जिस कुर्सी को श्याम बेनेगल, अदूर गोपाल कृष्णन, सईद मिर्जा, UR अनंत मूर्ति और गिरीश कर्नाड जैसे लोगों ने संभाला। हालांकि अब सवाल यह भी उठ रहा है कि बीजेपी के पास तो विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी जैसे अच्छे कलाकार भी हैं। फिर विनोद खन्ना तो फिल्म इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। बावजूद इसके गजेंद्र चौहान क्यों? यानी सवाल फिल्म इंस्टीट्यूट के भगवाकरण या राजनीतिकरण से कहीं ज्यादा शिक्षा के स्तर का है। और कल याद कीजिए हमने दस्तक शुरू की थी तो खबर आ गई थी दौसा से या कहें जयपुर से, जहां एक्सीडेंट हुई थी। और आज
दस्तक के अंत में आपको सुनाते हैं कि दरअसल हालांकि हेमा मालिनी कल सुबह रवाना हो जाएंगी मुंबई के लिए, लेकिन दूसरी तरफ बच्ची की मौत, उसके भाई के पांव का ऑपरेशन है जो कि कट सकता है, उसकी मां घायल अवस्था में है, उसके पिता घायल अवस्था में है, लेकिन ड्राइवर क्या कह रहे हैं और दूसरी तरफ उस बच्ची की मां क्या कह रही है। जयपुर साइड से गाड़ी आ रही थी, लाल सोड़ उस पे कट पे उसने गाड़ी सामने देखा नहीं, दूसरी रोड पे अचानक मोड़ दी। अपनी लाइन में था, लिमिट स्पीड थी मेरी 90-95 स्पीड थी, कोई फास्ट नहीं था मैं, उसने सामने देखा नहीं और बीच में घुस गया। तेज थी, हमने तो टर्न किया तो टर्न तेज में थोड़ी करेंगे, स्लो ही करेंगे ना। टर्न चौराया आता है, टर्न करे तो स्लो ही किया था हमने, तो उनकी गाड़ी बहुत तेज थी, वो दिखी नहीं हमें गाड़ी। हाँ, टर्न लेना था बाईपास। हाँ नहीं, लाल सोट के लिए बाईपास, दौसा से बाईपास नहीं ओके निकले थे हम। हाँ, तो बाईपास पे ही हो गया हमारा।